टीसीएस की 12,000 कर्मचारियों की छटनी के ऐलान के बाद से पूरे आईटी सेक्टर में भूचाल आया हुआ है। कुछ लोग इसे सामान्य कॉस्ट कटिंग बता रहे हैं, तो कुछ जानकारों का मानना है कि दरअसल ये आईटी सेक्टर में आने वाले बड़े संकट का सिर्फ ट्रेलर भर है। अब सवाल यह है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन आईटी कंपनियों के पुराने मॉडल्स को पूरी तरह से बदल देंगे? क्या स्पेशलाइज जो स्किल्स का नया दौर आ रहा है उसमें अब नई तरह की पढ़ाई, नई तरह के स्किल सेट पर काम करने की आवश्यकता है? लगातार टीसीएस की इस बात पर आलोचना हो रही है कि वो एआई और ऑटोमेशन इंड्यूस्ड जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन पर एक तरह से वो हल्के शब्दों में लीपापोती कर रहे हैं, जबकि संकट दरअसल बड़ा है और गंभीर है। एक चर्चा यह भी हो रही है कि क्या टीसीएस इस संकट को ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता था, टाल सकता था। फ्यूचर रेडी होने की बात भी कही जा रही है। कर्मचारियों के फ्यूचर रेडी होने की बात हर कोई करता है, लेकिन क्या हमारी कंपनीज फ्यूचर रेडी हैं? इस पर भी चर्चा एक स्टोरी के बाद। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की हालिया छटनी भारत के आईटी सेक्टर में एक बड़ी खबर बन चुकी है। टीसीएस ने लगभग 12,000 कर्मचारियों को अपनी कंपनी से बाहर करने का ऐलान किया है। ये छटनी उसके कुल कर्मचारियों की संख्या का 2% है। इतना ही नहीं, टीसीएस ने अपने सीनियर रोल्स में भर्ती भी रोक दी है और बेंच पॉलिसी में बदलाव किया है। इसके तहत जिन कर्मचारियों के पास प्रोजेक्ट नहीं है उन्हें सिर्फ 35 दिन का वक्त दिया जाएगा। इसके बाद वो नौकरी से हाथ धो सकते हैं। सवाल यह है कि टीसीएस ने अब तक इतनी बड़ी छटनी का ऐलान आखिर क्यों किया? दरअसल सीईओ के कृतिवासन ने साफ तौर पर कहा है कि ये छटनी एआई की वजह से नहीं हुई है, बल्कि ये स्किल्स के मिसमैच और प्रोजेक्ट में कर्मचारियों की तैनाती में समस्याओं के कारण है। हालांकि उनकी इस बात पर आलोचना हो रही है कि वो एआई के कारण बदलते वर्कफोर्स संकट पर हल्के शब्दों में लिपापोती कर रहे हैं, जबकि ये संकट वास्तविक और बड़ा है। इसके अलावा वैश्विक अर्थव्यवस्था की अनिश्चितताएं और बढ़ते भू राजनीतिक तनाव भी इसका कारण बने हैं। सवाल ये है कि क्या ये आईटी सेक्टर में संकट की ओर इशारा करता है? टीसीएस की छटनी को लेकर उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि ये एक चेतावनी है। टीसीएस जैसी कंपनी जो अपने कर्मचारियों की स्थिरता के लिए जानी जाती है, जब छटनी कर रही है तो ये बाकी आईटी कंपनियों के लिए एक बड़ा संकेत है। जेफरीज की एक रिपोर्ट में इसे कैनरी इन द कोल माइन कहा गया है, जिसका मतलब है कि यह संकट की पहली आहट हो सकती है। आईटी सेक्टर की वृद्धि दर जो पहले 7 से 10% हुआ करती थी, अब घटकर 3 से 5% रह गई है। इसके साथ ही ग्लोबल क्लाइंट्स भी लागत में 15 से 30% की कमी चाहते हैं, जिससे कंपनियां खर्च घटाने के लिए कर्मचारियों की संख्या घटा रही हैं। आईटी सेक्टर में भर्ती की रफ्तार भी काफी धीमी हो गई है। अप्रैल-जून 2025 के बीच टॉप 6 आईटी कंपनियों ने सिर्फ 3,847 नए कर्मचारी जोड़े हैं, जो पिछले तिमाही से 72% कम है। अब सवाल यह है कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। जानकार मानते हैं कि कंपनियों को नई तकनीकों के साथ तालमेल बैठाना होगा और कर्मचारियों को अपने स्किल को अपडेट करने की जरूरत है, यानी रीस्किलिंग और अपस्किलिंग अब जरूरी हो गया है। इसके साथ ही कंपनियों को भी चुस्त और फ्लेक्सिबल मॉडल अपनाने होंगे ताकि वे इन बदलावों का सामना कर सकें। माना जा रहा है कि टीसीएस को पहले से ही एआई और अन्य उभरती तकनीकों के लिए अपने वर्कफोर्स को तैयार करना चाहिए था। कंपनी को ग्लोबल ट्रेड और डिमांड की अनिश्चितताओं का पहले से बेहतर आकलन करना चाहिए था, ताकि अचानक बड़े पैमाने पर छटनी से बचा जा सके, क्योंकि इससे कर्मचारियों के मोराल के साथ साथ सेक्टर के सेंटिमेंट पर भी असर पड़ता है। जानकार ये भी मानते हैं कि जहां एक ओर एआई पुराने रोल्स को खत्म करेगा, वहीं दूसरी ओर नए जमाने की नौकरियां जैसे कि डेटा साइंस, एआई इंजीनियरिंग, प्रॉम्प्ट डिजाइनिंग जैसी भूमिकाएं बड़ी तेजी से उभरेंगी। लेकिन संकट यह है कि बाजार में बदलाव के हिसाब से नया वर्कफोर्स तैयार नहीं हो रहा है। ऐसे में सुझाव दिया जा रहा है कि कंपनियां छटनी से ज्यादा अपस्किलिंग और रीस्किलिंग में बेहतर निवेश करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर गणेश नटराजन का। आईटी सेक्टर से जुड़े हुए मसलों के आप महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं और महत्वपूर्ण टिप्पणीकार भी हैं, चेयरमैन भी हैं हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर नटराजन आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं रजनीश सिंह, सीईओ हैं सिंपली ग्रुप के। बहुत बहुत स्वागत है रजनीश सर आपका। हमारे साथ हैं हरप्रीत सिंह सलूजा, फाउंडिंग प्रेसिडेंट नाइट्स के। बहुत बहुत स्वागत है हरप्रीत जी आपका भी हमारे शो पे। डॉक्टर नटराजन सर, आपसे ही चर्चा की मैं शुरुआत कर रहा हूं, और जो जेफरीज ने जो संज्ञा दी है इस पूरे संकट को
कैनरी इन द कोल माइन, क्या वाकई में ये कोई अर्ली इंडिकेटर है कुछ बड़े ब्रॉडर इकोनॉमिक ट्रेंड्स का, या ये सिर्फ टीसीएस का ही मसला है सर? नहीं नहीं, बिल्कुल टीसीएस का मसला नहीं है, और मेरे ख्याल से ये आईटी इंडस्ट्री का ही नहीं, बल्कि सारे इंडस्ट्रीज में आप देखेंगे कि ये देखिए, आप एआई का प्रोग्रेशन देखिए। पहले था बिजनेस इंटेलिजेंस, तो पिछले बार क्या हुआ था उसका एनालाइज करता था। उसके बाद आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, जो प्रिडिक्टिव बेसिस पे करता है। अभी जनरेटिव एआई का तो नाम आपने सुना ही होगा, जो चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी वगैरह है। अभी नेक्स्ट फेज है एजेंटिक एआई का, और एजेंटिक एआई और ऑटोनोमस एजेंटिक एआई। मतलब ऑटोनोमस एजेंटिक एआई को समझें तो 70% से अधिक काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं होगा। ये नहीं कि किसी ने कोई गलती की या किसी का तबीयत ठीक नहीं था, तो परफेक्शन में हो जाएगा। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को ये जरूरत है कि जो गेम चेंजिंग एआई जिसे कहते हैं, उसको संभालने के लिए किस तरह के मैनेजर्स की जरूरत है, किस तरह की लीडर्स की जरूरत है। ये जरूर है कि आईटी इंडस्ट्री में टेस्टर्स, कोडर्स, डॉक्यूमेंटर्स, उनकी तो जरूरत ही नहीं होगी या बहुत कम जरूरत होगी। और ये माहौल में किस तरह की मैनेजमेंट स्ट्रक्चर करें, किस तरह के री आर्किटेक्टिंग करें, ये सोचना बहुत जरूरी है। और मैं ये समझ रहा हूँ कि जो टीसीएस कर रही है वो सभी कंपनी करेंगे, और ये कोई सिर्फ एआई के पे डिपेंडेंट नहीं है। पूरा ये जो नया जो एनवायरनमेंट आ रहा है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की तरह, तो उसी के बेसिस पे वो कर रहे हैं, और बहुत सही कर रहे हैं। बट सर, डॉक्टर नटराजन सर, आपने कहा कि जिस दिशा में ये जा रहे हैं सही कर रहे हैं, बट आप कह रहे हैं कि फ्यूचर रेडी होने के लिए आपको उस तरह की तैयारियां भी करनी होंगी। बट ये भी कहा जा रहा है कि आप छटनियों पर निर्भर कब तक रहेंगे? आपके पास जो वर्कफोर्स है, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि आपको जितने वर्कफोर्स की आवश्यकता होगी उनमें से सिर्फ आधा ही वर्कफोर्स आज से कुछ साल बाद उस समय प्रिपेयर्ड होगा, हमारे पास तैयार होगा। तो एक तो आपके पास वर्कफोर्स नहीं है, दूसरा जो आपके ऑलरेडी जिन पर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उनको अपस्किल, रीस्किल कराने की बजाय, रीडिप्लॉय कराने की बजाय आप उनकी छटनी कर दे रहे हैं। तो क्या कंपनियों की अप्रोच सही है सर? नहीं नहीं नहीं, ये पूरा अपने आप ठीक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो रीस्किलिंग और अपस्किलिंग है वो हर व्यक्ति को नहीं हो सकता है। क्योंकि जिनका जो एप्टीट्यूड है, या वो फ्रेशर्स हों या मैनेजर्स हों या लीडर्स हों, उनको वो जरूर रखेंगे और रीस्किल अपस्किल करेंगे। और मेरे ख्याल से टीसीएस का कमेंट्री में यही आया था। मगर सब लोग रीस्किल नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ लोग काफी सेट हैं अपने पुराने वेज में, तो उनको रीस्किल करना मुश्किल है। और आपने जो कहा कि जो जॉब्स रिप्लेस हो जाएंगे या 50%, ये ऐसा नहीं है। क्योंकि जो नए जॉब्स है, आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फ्यूचर जॉब्स रिपोर्ट देखिए, तो उन्होंने ये कहा है कि आगे चलते हुए हर एक इंडस्ट्रीज को अगर आप देखें तो 17 लाख से अधिक नए जॉब्स क्रिएट होंगे, और 9 लाख से कम ही जॉब्स की छटनी की जाएगी। तो ये हमें सोच के चलना चाहिए कि जॉब्स तो रहेंगे, अब वेदर इट बी 70% या 80% या 100%, वो देखने की बात है। मगर जो जॉब्स रहेंगे उसके लिए रीस्किलिंग अपस्किलिंग की जरूरत होगी। यस सर, जस्ट सॉरी सर, मैं जो क्लैरिफाई यहाँ पे कर दूं, मैंने ये नहीं कहा कि जॉब्स, मैंने कहा कि कुछ रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि जॉब्स तो बहुत होंगी हमारे पास, मेरे ख्याल से 2 मिलियन से ज़्यादा होंगी, मैं आपको अभी डेटा भी दे दूंगा। लेकिन हमारा जो नया वर्कफोर्स तैयार हो रहा है वो उतनी स्पीड में नहीं होगा। हमारे पास सिर्फ आधे लोग ही होंगे उन जॉब्स के लिए, क्योंकि हमारे पास अभी एकेडमिया और इंडस्ट्री का बहुत बड़ा एक गैप है। हमारे पास उतना ज़्यादा कैपेबिलिटीज अभी नहीं है, मेरा ये आशय था। नहीं, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी वो चेंज हुआ था। जब कोबॉल से सी हुआ, सी के बाद जावा आया, जावा के बाद पाइथन आ रहा है, तो कुछ लैग होता है कि जो लोग रीट्रेन होते हैं। और उसी तरह से एआई भी है। एआई में रीट्रेनिंग करना उतना मुश्किल नहीं है। एआई का प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस काफी आसान है। एआई को किस तरह से एजेंटिक एआई को संभालना है, वो भी मेरे ख्याल से कोई एमबीए 3-4 हफ्ते में सीख जाएगा। तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लोग तो मिलेंगे जरूर। मगर ये जरूरी है कि जिन्होंने एआई को समझा नहीं या जो एआई समझना नहीं चाहते हैं, वो शायद ऑब्सोलीट हो जाएंगे। और कंपनीज को भी यही समझना चाहिए। तो कंपनीज, वर्कफोर्स, सबको एक नया माहौल के लिए प्रिपेयर होने चाहिए। और अगर वो हो जाते हैं तो मेरे ख्याल से इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ऑलराइट सर। रजनीश सर, जैसा सर ने भी कहा कि आपको फ्यूचर रेडी होने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, अपस्किल, रीस्किल। जो लोग रह जाएंगे उनका भी एक सवाल रह जाएगा। बट कंपनी की जो अप्रोच है ख़ास तौर से फ्यूचर को लेकर, क्योंकि
लगातार जो आईटी एम्प्लॉय यूनियंस हैं, नाइट्स जिनके प्रेसिडेंट फाउंडर हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये जो ले ऑफ्स हैं ये अनएथिकल हैं, इनह्यूमन हैं, आउटराइट इलीगल जैसे टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, और इससे एम्प्लॉई के मोराल पर भी असर पड़ेगा। और ये क्योंकि इस रिसेंट पास्ट में हमने 12,000 लोगों की या 2% छटनियों की बात नहीं सुनी थी, तो क्या इस पूरी सिचुएशन को एक बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था सर? दीपक देखिए, मेरा मानना है टीसीएस जैसी इतनी बड़ी संस्था कहीं ना कहीं इसकी प्लानिंग काफी समय से कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि मैं इसको एक जैसा कहते हैं कि नी जर्क रिएक्शन नहीं मानूंगा। इसके पीछे काफी प्लानिंग रही होगी, और किनको किस टाइप के लोगों को, किस कैटेगरी के लोगों को वो लोग इस दायरे में लाए होंगे, इसके पीछे भी काफी सोच रहा होगा। मेरा ये मानना है। ये जरूर होता है कि जब इस तरह की अनाउंसमेंट होती है, खास करके जब हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, तो ऐसे समय में इस तरह का एक अनाउंसमेंट आना कहीं ना कहीं सबको बहुत ही ज्यादा नर्वस कर देता है। और कंपनीज को ये मान के चलना, जैसे गणेश सर ने बोला कि ये एक संकेत है बाकी कंपनीज को भी एक तरह से तैयार रहने का इस फ्यूचर का, जहां पर कि ना कि केवल एआई, जो कि आपके रिपोर्ट में भी आया था, जैसा कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन भी है एट अ वेरी ग्लोबल लेवल। आप देखेंगे अमेरिका में भी फोकस अब काफी हो रहा है कि वो लोग लोकल जॉब्स अपना देना चाहते हैं, जो कि एक डायरेक्ट हिट होगा इंडिया की आईटी कंपनीज को, जहां पर कि हमारे काफी प्रोजेक्ट्स अब्रॉड चलते हैं। तो ये एक दोहरा काइंड ऑफ वार है हमारे ऊपर। और इसके लिए अगर टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी ने इतनी संख्या में उन्होंने नौकरी का ऐलान किया कट करने का, डेफिनेटली बड़ी खबर है। इस पे हमें इसके ऊपर काफी ध्यान देना होगा, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। आखिरी में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो टीसीएस की एचआर टीम है, वो कहीं ना कहीं इस बड़े अनाउंसमेंट को एक एक अच्छे तरीके से इसको अप्लाई करें, इंश्योर करें कि जहां तक हो सके ये जो एम्प्लॉयज अगर एग्जिट कर रहे हैं उनका आउटप्लेसमेंट किस तरह से कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, वो उन्हें जरूर देखना चाहिए। एब्सोल्युटली। सलूजा साहब आपके पास आ रहे हैं, और जरा हमें यह समझाइए कि इस पूरे टीसीएस की छटनी की कहानी का लीगल पक्ष क्या है, भारत का कानून क्या कहता है, और आप लोग क्योंकि लगातार आलोचना कर रहे हैं टीसीएस की इस मसले पर, तो टीसीएस ने कहां कहां कानूनों का उल्लंघन किया है इस छटनी के ऐलान में? धन्यवाद दीपक जी प्रश्न के लिए। और सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो लेबर लॉज हैं हमारी कंट्री में, वो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को पावर है कानून बनाने का, लागू करने का, और उसमें अमेंडमेंट अगर करना है तो राज्य सरकार उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट कर सकती है। श्रम से लेकर जितने भी कानून लागू होते हैं देश में, वो इसी व्यवस्था के अनुरूप लागू किए जाते हैं। कुछ कानून ऐसे हैं जो केंद्र सरकार बनाती है, और जब उनको एप्लीकेशन की बात आती है तो राज्य सरकार अगर उसमें कुछ अमेंडमेंट करना चाहे तो कुछ अमेंडमेंट्स के साथ में उनको अप्लाई किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऐसे ही वर्क होता है, कुछ स्टेट रिलेटेड अमेंडमेंट हो सकते हैं उसमें। लेकिन अगर केंद्र सरकार के रूल की बात की जाए तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है और शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, ये पूरी तरीके से कवर करता है जो भी अभी जो टीसीएस के डे ऑफ की हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, तो उसके सेक्शन 25F में क्लियरली बताया गया है रिट्रेंचमेंट का प्रोसीजर, कि अगर आपको एक साथ 100 से ज्यादा या 200 से ज्यादा लोगों को अगर आपको कंपनी से निकालना है, तो उसके लिए आपके पास एक वैलिड ग्राउंड, वैलिड रीजन होना चाहिए। आपके जो डिस्ट्रिक्ट लेबर कमिश्नर ऑफिस है, वहां जाकर आपको एक रिक्वेस्ट करनी होती है उनके पास में कि इस कारण से हमें इन एम्प्लॉयज को काम से निकालना पड़ रहा है। उनको एक रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन होता है, कैलकुलेट होकर उनके टेन्योर के हिसाब से जितने साल की उनकी सर्विस है। और ये पूरी बातें जब तक लेबर कमिश्नर ऑफिस उनको अप्रूवल नहीं देता है, तब तक रिट्रेंचमेंट की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती है। टीसीएस के मामले में अगर हम पर्टिकुलरली देखें, या मैं और आईटी कंपनीज का भी आपको एग्जांपल दूं, तो जहां कहीं पर भी आपको ले ऑफ की सिचुएशन दिखाई देगी, तो
हमारी गवर्नमेंट का जो रुख है वो आईटी कंपनीज की तरफ या आईटी सेक्टर की तरफ थोड़ा नर्म है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मैकेनिज्म है, इसके अंदर कहीं ना कहीं लूप होल है लेबर लॉ से रिलेटेड, जिसका लेवरेज या जिसका अनड्यू एडवांटेज जो एक है वो आईटी कंपनीज ले रही हैं। अब जैसे कि हमने देखा कि संडे के दिन दोपहर में जो सीईओ हैं, उन्होंने एक कंपनी वाइज अनाउंसमेंट किया टीसीएस में कि हम 2% लोगों को हटा रहे हैं। उसके अंदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का उन्होंने बहाना लिया, एआई का बहाना ले लिया, या दूसरे जो भी है इसको कॉर्पोरेट व्हील कहा जाता है, एक पर्दा है कि हमको 2% लोगों को निकालना है, तो XYZ कुछ भी रीजन उन्होंने मेंशन किया अनाउंसमेंट में, और ये डिक्लेयर कर दिया कि लगभग 12,000 लोग अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। इसके लिए पर्टिकुलरली उनको जो प्रोसेस फॉलो करना चाहिए था, कानून जो उनको फॉलो करने चाहिए था, वो क्लियरली वायलेट होता हमें दिख रहा है। इसलिए हमने श्रम मंत्रालय को इसके बारे में कंप्लेंट की है। 1 तारीख को आने वाली अगस्त में हमारी उनके साथ में चर्चा है, मीटिंग है, जिसके बारे में जो भी अपडेट्स होंगे वो मैं आपको प्रदान करूंगा। लेकिन ये जो है क्लियरली वायलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, जो हमें सामने सामने में दिख रहा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और रुख करते हैं मेहमानों का। डॉक्टर नटराजन सर, अब आपके पास आना चाहूँगा, और आप इस बात पे बार बार जोर देते आए हैं कि हमारी कंपनीज को फ्यूचर रेडी होना होगा, तो उनको समय के साथ चलना होगा। लेकिन तैयारी क्या की जाए? क्या सिर्फ छटनी एक रास्ता है, या कुछ और कुछ ऐसी तैयारियां हैं जो कंपनीज को करनी होंगी फ्यूचर रेडी होने के लिए? मेरा तो यही सलाह होगा कि जो तमाम आईटी सेक्टर को ये पक्का इरादा रखना चाहिए कि एआई तो अभी आगे बढ़ना ही वाला है। अभी एजेंटिक एआई से आगे बढ़ते हुए आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आएगा, कुछ हद तक सुपर इंटेलिजेंस भी आएगा, और उस माहौल में किस तरह से जो हम ड्यूअल इंटेलिजेंस कहते हैं, मतलब कि ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिला के किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाए, प्रोसेस बनाए, और किस तरह से हम कस्टमर्स को भी सेटिस्फाई करें। तो ये आसान नहीं होगा, मगर ये मुश्किल काम करना बहुत जरूरी है सारे इंडस्ट्री प्लेयर्स को। डॉक्टर नटराजन, ओवरऑल आपको आईटी सेक्टर का आउटलुक क्या लग रहा है? किस तरह की डिमांड है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अमेरिका से प्रेशर है, डिमांड स्लो है। हमने कुछ डेटा भी देखे कि ग्रोथ जो है वो उस हिसाब से नहीं हो पा रही है पूरे सेक्टर में, जिसकी उम्मीद की जाती रही है इस सेक्टर से। तो ओवरऑल आउटलुक किस तरह का रहने वाला है? देखिए, जॉब मार्केट तो मुश्किल ही है। जैसे आपने सही कहा था कि अभी जो जॉब्स के जो नेचर है वो भी चेंज हो रही है, जो हमारी जो प्रिपेयर्डनेस है काम लोगों की वो काफी नहीं है। तो ये बड़ा चैलेंज होने ही वाला है, मगर शायद 2-3 साल में अपने आप करेक्ट हो जाएगा, और लोगों को भी ये रहेगा कि कंप्यूटर साइंस लें या ना लें, ऑटोमेशन करें ना करें। तो ये थोड़ा एक चर्न होगा अगले 2-3 साल में। तो ये मुश्किल स्थिति है अभी, और लोगों को बहुत सोच समझ के अपने जॉब्स भी चुनने चाहिए, और जो कोर्सेज पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में वो भी सोच समझ के ही लेना चाहिए। तो कुल मिला के टीसीएस का ले ऑफ एक तरह से एक वेकअप कॉल है इंडिया के आईटी सेक्टर के लिए, कि पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल रीवायर किया जाए। हेडकाउंट ड्रिवन ग्रोथ से अब एआई इनेबल्ड आउटकम बेस्ड डिलीवरी मॉडल पर आने की अब सलाह दी जा रही है। लेकिन इस बीच तमाम जो कर्मचारी हैं उनके हित सुरक्षित रहें, उनके साथ कोई अन्याय ना हो, इस बात को भी सुनिश्चित करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। थैंक यू सो मच।